हेलो। बीपीएससी विश्व इतिहास परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों का इस विशेष मास्टर क्लास में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होता है, और वो है फ्रांसीसी क्रांति। एक इतिहास के प्रोफेसर के नजरिए से हम सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि उन असली कारणों और परिणामों को गहराई से समझेंगे जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज के इस सत्र का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे क्रांति की जड़ों से, फिर इसके सामाजिक और आर्थिक कारणों को समझेंगे, ज्ञानोदय के प्रभाव को देखेंगे, पूरी टाइमलाइन कवर करेंगे, राजशाही से गणतंत्र में हुए बदलाव को ट्रैक करेंगे और आखिर में एग्जाम के नजरिए से इसकी पूरी विरासत को समेटेंगे। अब इस पूरे टॉपिक को हम पिछले साल के एक असली सवाल के लेंस से देखेंगे। सवाल यह था कि क्या ऊंचे दार्शनिक विचारों ने क्रांति ला दी, या फिर असली वजह राजशाही की मनमानी और खस्ता हाल इकोनॉमी थी। हमारा आज का पूरा एनालिसिस इसी सवाल का परफेक्ट आंसर तैयार करने में मदद करेगा। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले हिस्से पर। क्रांति की जड़ें आखिर कहाँ छिपी थी? बात अगर 1789 से पहले की करें तो फ्रांस में एंसियन रेजीम यानी पुरानी व्यवस्था लागू थी। लुई 16वें के हाथ में पूरी पावर थी, लेकिन खजाना एकदम खाली था। अमेरिकी क्रांति जैसे महंगे युद्धों और राज दरबार के भारी भरकम खर्चों ने देश को दिवालिया कर दिया था। समाज तेजी से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ये सिस्टम अभी भी पुराने मध्ययुगीन तौर तरीकों और विशेषाधिकारों पर ही अटका हुआ था। आइए अब उन सामाजिक और आर्थिक कारणों पर नजर डालते हैं जिन्होंने सच में बारूद का काम किया। एग्जाम में निबंध लिखते समय इस पॉइंट को जरूर हाईलाइट करना है। फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में बटा था। मजे की बात देखिए, जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे, यानी पादरी और कुलीन वर्ग, उनके पास सारी दौलत थी, पर वे कोई टैक्स नहीं देते थे। और जो थर्ड एस्टेट था, जिसमें 95% से ज्यादा आम जनता आती थी, वो पहले से ही गरीब थी, लेकिन देश चलाने का सारा आर्थिक बोझ उसी के कंधों पर डाल दिया गया था। सिर्फ टैक्स का बोझ ही नहीं, बल्कि इसे वसूलने का तरीका भी बड़ा जालिम था। किसानों को हर तरफ से निचोड़ा जा रहा था। टाइथ के नाम पर चर्च अपनी वसूली कर रहा था। टाइल के रूप में सीधा जमीन का टैक्स लग रहा था, और सबसे कुख्यात था नमक पर लगने वाला गैबल टैक्स। और ये सब तब हो रहा था जब अनाज की भारी किल्लत थी और महंगाई आसमान छू रही थी। जब हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं तो सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। कमजोर प्रशासन, सिर पर लटकता युद्ध का कर्ज और समाज में इतनी गहरी खाई, इन सब ने मिलकर 1789 के उस धमाके की जमीन तैयार कर दी जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञानोदय या एनलाइटनमेंट की बौद्धिक घेराबंदी। उत्तर लिखते समय पुरानी पूर्ण राजशाही और इन नए कट्टरपंथी विचारों के बीच का फर्क स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। पुरानी व्यवस्था ये मानती थी कि राजा को भगवान ने भेजा है और उसके पास असीमित अधिकार हैं। लेकिन दूसरी तरफ एनलाइटनमेंट ने तर्कवाद, शक्तियों के बंटवारे और जनता की संप्रभुता की बात की। ये एकदम नई और क्रांतिकारी सोच थी। और इसी सोच को आवाज दी जॉन जाक रूसो ने। उनका वो मशहूर कोट, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये लाइन सामंतवाद के खिलाफ एक जबरदस्त नारा बन गई। बीपीएससी के किसी भी एस्से के लिए ये एक सॉलिड रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि इसने आम लोगों को एहसास दिलाया कि असली पावर राजा के पास नहीं, बल्कि उनके खुद के हाथों में है। जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर जैसे दार्शनिकों ने कोई आर्थिक संकट पैदा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने पुरानी व्यवस्था पर जो सवाल उठाए, उससे लोगों को बदलाव की एक नई भाषा मिल गई। उन्होंने चर्च के अंधविश्वासों और राजा की निरंकुश सत्ता पर सीधा प्रहार किया और बगावत के लिए एक मजबूत वैचारिक नींव तैयार कर दी। अब इन कारणों और विचारों को समझने के बाद आइए चौथे हिस्से में इस पूरी क्रांति की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। साल 1789 वाकई एक महाविस्फोट का साल था। शुरुआत हुई मई में एस्टेट्स जनरल के राजनीतिक डेडलॉक से, जो जून में टेनिस कोर्ट ओथ तक जा पहुंचा। फिर जुलाई में जनता का गुस्सा बास्तील के किले पर टूट पड़ा, जो राजशाही के घमंड के टूटने का सबसे बड़ा प्रतीक था। और अगस्त आते आते मानवाधिकारों का ऐतिहासिक मसौदा भी तैयार हो गया। ये घटनाओं का वो सिलसिला था जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। राजा का सेना को बुलाना और उसके जवाब में आम जनता का सामंती व्यवस्था को ही उखाड़ फेंकना। परीक्षा के लिए इस क्रोनोलॉजी को याद रखना बेहद जरूरी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1792 के बाद इस क्रांति ने एक बेहद हिंसक और कट्टर मोड़ ले लिया।
पहले गणतंत्र की घोषणा हुई और फिर जनवरी 1793 में राजा लुई 16वें को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ वो खौफनाक दौर जिसे हम आतंक का राज या रेन ऑफ टेरर कहते हैं। ये अस्थिरता तब तक चलती रही जब तक कि 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने सैन्य तख्तापलट करके सत्ता अपने हाथ में नहीं ले ली। आगे बढ़ते हुए 5वें सेक्शन में हम इस राजनीतिक बदलाव को स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करेंगे। फ्रांस का ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ड्रामेटिक था। 1789 से पहले जहां राजा का निरंकुश शासन था, वहीं 1791 आते आते वो एक सीमित संवैधानिक राजशाही में बदल गया। फिर ये जैकोबिन्स के कंट्रोल में एक रैडिकल या कट्टरपंथी गणतंत्र बन गया और अंततः 1795 में द डायरेक्टरी के शासन में आकर थोड़ा स्थिर हुआ। लेकिन इस पूरी जर्नी में सबसे डार्क फेज था आतंक का राज। इस दौर ने इतिहास को एक बहुत कड़ा सबक सिखाया। इसने दिखाया कि कैसे स्वतंत्रता और समानता पाने की जिद में एक व्यवस्था तानाशाही में बदल सकती है और गिलोटिन के जरिए हजारों लोगों को बेरहनी से फांसी दी जा सकती है। और अब हमारे आखिरी और छठे सेक्शन की तरफ आते हैं, इस क्रांति की विरासत, जो सीधे परीक्षा से जुड़ी है। ये वो कोर पॉइंट्स हैं जो आंसर शीट में जरूर दिखने चाहिए। इस क्रांति ने सदियों पुराने सामंतवाद को उखाड़ फेंका, कानून के सामने सबको बराबर खड़ा किया और राजनीति में मिडिल क्लास यानी बुर्जुआ वर्ग का दबदबा कायम किया। भले ही अंत में नेपोलियन का राज आया, लेकिन इस क्रांति ने पूरी दुनिया में आधुनिक राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के ऐसे बीज बो दिए जिनकी फसल हम आज भी काट रहे हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद आइए उसी सवाल पर वापस चलते हैं जो हमने शुरू में देखा था। क्या फ्रांसीसी क्रांति वाकई स्वतंत्रता और समानता के अपने ऊंचे लक्ष्यों को हासिल कर पाई, या इसने बस एक तानाशाही को हटाकर दूसरी तानाशाही को जन्म दे दिया? ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इस सवाल का एक बैलेंस आंसर तैयार करना ही एग्जाम में अच्छे मार्क्स की चाबी है। इन सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा। इस मास्टर क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।